मैं Yes, come in. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग Good सर। evening. Please be seated. थैंक यू सर। अपने बारे में ब्रीफ में बताइए। सर मैं अजमेर ज़िले के किशनगढ़ उपखंड की निवासी हूँ। हम्म। मैंने मेरी 10th 2012 में 86% के साथ की थी। सर मैंने मेरी 12th 2014 में 82% के साथ पीसीएम सब्जेक्ट से की थी। और मेरी ग्रेजुएशन सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर से हुई है पीसीएम सब्जेक्ट से। और सर मैंने 2019 में बीएड किया है। और अभी वर्तमान में मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बरना में L2 के पद पर कार्यरत हूँ। किस पोस्ट पे हैं आप? सर लेवल 2 साइंस मैथ्स टीचर। अच्छा, चलिए ठीक है। आपकी हॉबी क्या है? सर क्रिकेट। आपकी क्रिकेट हॉबी है? जी सर। अरे वाह, महिलाएं क्रिकेट खेलने लग गई क्या? जी सर। सामान्यतः मैंने कई बार ऐसे पूछा लोगों से कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, उनको कोई रुचि नहीं आती है इसमें। तो महिलाओं के क्रिकेट को कैसे रुचिकर बनाया जाए कि विराट कोहली, रोहित शर्मा की तरह, स्मृति मंधाना, सिमरन कौर, इनको भी लोग जाने, इनके बारे में स्टडी हो, या जो वुमेन क्रिकेट है उसको लेकर के भी रुचि बढ़े। सर ये सत्य है कि पहले महिला क्रिकेट में इतनी रुचि नहीं थी, परंतु सर वर्तमान में जो कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि सर अभी जो आईसीसी है उन्होंने अपने जो टूर्नामेंट्स है उसमें महिला और पुरुष दोनों की इनामी राशि बराबर कर दी है। सर आईपीएल की तर्ज पे डब्ल्यूपीएल भी चालू किया गया है। और सर उसके साथ ही इसका प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए। जितना विज्ञापन हम पुरुष क्रिकेट में देखते हैं वो किया जाना चाहिए। सर साथ ही जो खिलाड़ी है उनकी प्रतिभाओं के लिए सर अलग अलग स्तर पर आयोजित करवाने चाहिए, ताकि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी मिल सके और इसको रुचिकर बनाया भारत जा सके। की टॉप 5 प्लेयर बैट्समैन में कौन है महिलाओं में? सर मिताली राज और स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल, शेफाली वर्मा। दुनिया की टॉप 5 बॉलर महिलाओं में? सर सॉरी मुझे एग्जैक्ट। बैट्समैन में महिला कोच कोई भारत की फेमस? सर झूलन गोस्वामी मतलब हमारे यहाँ पे अभी बॉलिंग कोच रही है। अभी कोच कौन है भारतीय महिला टीम की? सॉरी सर। अच्छा, आपने कहाँ तक क्रिकेट खेला है? सर स्कूल लेवल। जब आप महिलाएं क्रिकेट खेलती हैं तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सर एक तो हमारे आसपास की जो सोच है कि महिलाएं क्रिकेट नहीं खेलती, यही सबसे प्रथम चुनौती होती है। सर दूसरा, जब हम खेलने जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारे ये जैसे रुचि नहीं है तो दर्शक का कम होना, ये भी दूसरी चुनौती होती है। सर तीसरा स्वास्थ्य से संबंधित होती है। जो महिला स्वास्थ्य है उसको लेकर सर जहाँ खेलने जाते हैं और अगर खेलते टाइम भी सर काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है स्वास्थ्य। चलिए ठीक है, आप मुझे ये बताइए, जो वुमेन प्रीमियर शुरू हुआ आईपीएल का, जी सर। तो इसका मेन स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर प्रायोजक? जैसे टाटा आईपीएल आपने नाम जी सुना सर। होगा, अभी चल रहा है, तो वुमेन का भी चलता है, उसका स्पॉन्सर कौन है, मुख्य प्रायोजक? सॉरी सर मुझे। इस बार का महिलाओं का वर्ल्ड कप किस देश में होगा? सॉरी सर। भारत में होगा क्या? भारत के किस राज्य में होगा? सर मुझे कोई इसका जानकारी नहीं है। चलिए बात करें पीसीएम पर। जी सर। आप अपने बल्ले को घुमाती है इस तरह से, किसी फिजिक्स के नियम का यहाँ पालन होता है, कौन सा बताइए? सर कैसे? जब आप बल्ले को ऐसे घुमाती हैं तो कोई फिजिक्स का रूल लगता है यहाँ पे। बॉलिंग कितने प्रकार की होती है? सर बॉलिंग दो प्रकार की होती है, फास्ट बॉलिंग और स्पिनिंग। मीडियम भी होती है क्या? पेसर बॉलर कौन होते हैं? जी सर। सर जो फास्ट है वो लगभग 135 किलोमीटर पर आवर का होता है। और अगर 110 से लगभग 130 है तो मीडियम पेसर। अगर आप मान लीजिए अभी आपका वेट मान लेते हैं 60 किलो है, चांद पे भेज दें तो आप कितने किलो की रह जाएंगे? 1/6 हो जाएगा। वजन घटेगा क्या आपका वहाँ, या इतना ही रहेगा? सर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, जी क्यों? सर वहाँ की जो मतलब ग्रेविटेशनल जो वो है त्वरण है वो यहाँ से 1/6 कम होता है। तो आपको 1/6 पिचका दिया जाएगा वहां पे, या वजन ही कम होगा? सर जो भार है वो कम होगा, द्रव्यमान तो समान ही रहेगा। तो कि जो वहां धरातल को ग्रेविटी कम क्यों है पृथ्वी की तुलना में? वो तो पृथ्वी का ही पार्ट था, पृथ्वी से ही अलग होके बना है, जी सर। तो इतना 1/6 ग्रेविटी कम क्यों है चांद पे? सर सॉरी इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता। अच्छा, मान लो आपकी शादी तो नहीं हुई होगी अभी, जी नहीं सर। तो आपकी शादी के लिए मैं प्रपोजल लेके आया हूँ आपके पास, आपके माता पिता भी बैठे हैं, और आपने ही मुझे बुलाया था कि सर आप प्रपोजल लेके आना, क्योंकि आप एक लड़के से बहुत प्रेम करती हैं, और आपने कहा कि आप इस तरह से शादी करवाना कि अरेंज मैरिज टाइप लगे, और मैंने आपकी शादी करवा दी। अब दिक्कत ये हो गई कि आपकी जो सास है वो आपको कह रही है कि आपने शादी तो कर ली, लेकिन अब या तो नौकरी छोड़ दो या फिर घूंघट, कहीं भी जाओगे आप तो घूंघट ही पहनना आपको, क्या करेंगे आप? और आपकी सास है वो बहुत सख्त है,
तो उनको ये पता चला कि लव मैरिज की है, दूसरा छुपा के लव मैरिज की है, और वो पुराने ख्यालात की लेडी है और उन्हीं की चलती है घर में। सर सबसे पहले अगर दो, जैसा आपने बताया, दो ऑप्शन है कि नौकरी छोड़ दो या घूंघट, तो सर मैं इसमें प्रथम दृष्टया सर मैं नौकरी चुनूंगी कि मैं नौकरी करती रहूं। और सर घूंघट की बात है तो सर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं धीरे धीरे उनके साथ रह के और उनके विचारों को उनके मतलब अपने अकॉर्डिंग या उन्हें समझाते हुए इस चीज को तो शुरू में तो आप घूंघट निकाल के निकल जाएंगे ऐसा? सर जब उनके सामने है और नौकरी करने जा रहे हैं तो वहां तो वैसे भी घूंघट के साथ नौकरी नहीं होती। तो सर जैसे नहीं, ये जी सर। उनको लेना देना नहीं, वो सब समझती हैं कि वो तो छुड़वाना ही चाहते हैं ना, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी है कि बहू को काम पे नहीं भेजना है, तो वो मना तो कर नहीं सकती। तो जी उन्होंने सर। बहाना क्या बना लिया कि भाई घूंघट निकालोगी, और आप घूंघट पसंद नहीं करती हैं, तो वो कह रही है घूंघट निकालो, नहीं नौकरी छोड़ दो, नहीं तो मेरे बेटे को छोड़ दो। अब आप तो क्योंकि दोनों लव मैरिज की हैं तो छोड़ना नहीं चाहते। आपने अपने पति से भी बात की, पर वो कहते माँ के आगे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो मानती ही नहीं है। ठीक है, आप ही को कुछ करना है। कैसे उनको समझाएंगे आप सास को? सर अगर जब मैं नौकरी चुनूंगी तो मैं उनको कुछ आसपास के उदाहरण और उन्हें ये समझाऊंगी कि जो मैं कार्य कर रही हूँ उसके लिए ये उचित नहीं है। और सर अगर उन स्टार्टिंग में मैं उस घर में घूंघट रखने का करके एक सर मध्यम मार्ग चुन सकती हूँ कि जब मैं अपने कार्य क्षेत्र पर रहूँ तो मैं अपने कार्य को करूँ, और जब मैं घर पे रहूँ तो उनकी बात मान के और धीरे धीरे मैं उस चीज को सुधारने करने का प्रयास करूँ। आप टीचर हैं। जी सर। राजस्थान सरकार की तरफ से टीचर्स की कौन कौन सी श्रेणियां आधिकारिक रूप से जो सरकार ने नोटिफाई कर रखी है कि यही नाम होंगे? सर L1, L2, सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड। यही? आर यू जी श्योर? सर मुझे इतना ही अभी पता। ये तो नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, है ना? जी सर। मान लीजिए आप जिस स्कूल में कार्यरत हैं, बहुत बार आपको लगता है कि आपका हेडमास्टर आपके साथ अन्याय करता है, या प्रिंसिपल मान लीजिए, और किसी के साथ बहुत कोऑपरेटिव है, आपके साथ नहीं है, और आप सोचती हैं कि किसी दिन मैं यदि हेडमास्टर बनी तो मैं लोगों के साथ ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, अचानक ही कुछ दिन बाद ऐसा अवसर आया कि आपको एक दिन के लिए हेडमास्टर का चार्ज मिला, आप इंचार्ज हैं। ठीक है, उस दिन आप स्कूल का संचालन कैसे करेंगी? आपकी रणनीति बताइए। सर जो पहले से कार्य चल रहे हैं और जो उनके द्वारा सही कार्य किए जा रहे हैं मैं उनको उसी अनुरूप करूंगी। और सर जो आप जैसा आपने बताया कि भेदभाव वाली बात, तो सर उस दिन जो भी कार्य होगा मैं मेरी तरफ से हर चीज में निष्पक्ष व्यवहार करूंगी। थोड़ा और बताइए, ऐसे नहीं, तो रणनीति बताइए आपकी। सर कि मतलब पूरे विद्यालय क्षेत्र की, मतलब विद्यालय। हाँ, हेडमास्टर की जिम्मेदारी तो पूरी है ना, वो प्रशासक हो गया उस स्कूल का। जी सर। सर सबसे पहले जैसे सुबह है तो मैं ये सुनिश्चित करना चाहूंगी कि सभी समय पर आए और इसमें किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव ना हो। उसके पश्चात सर जो कालांश होते हैं सर मैं ये देखूंगी कि सभी मतलब उसी अनुरूप चलता रहे। अगर कोई अनुपस्थित है तो उसकी जगह जो मतलब व्यवस्था की जाती है वो की जाए। और साथ में जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं सर मैं उनकी भी रिपोर्ट देखूंगी। और इसी तरीके से सर ये रणनीति पूरी करें। ओके, आपके साथ वाली टीचर आके कहती हैं कि मैम आधे दिन का फर्लो दे दीजिए, तब क्या करेंगी आप? सर मैं उन्हें बहुत ही प्यार से समझाऊंगी कि ये उचित नहीं है। उचित नहीं है। अच्छा, बिग डाटा क्या होता है? बिग डाटा नाम सुना है आपने? जी सर। क्या चीज़ है ये? चलिए सर, मैं आपसे मुझे एक भी आखिरी अच्छी सवाल टेक्निक पूछता नहीं हूँ, है। मशीन लर्निंग क्या होती है? सर ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा जो टाइम मतलब जो वो मशीन है उसमें सर मानव जैसे बुद्धि जो सोचने की क्षमता है उसको विकसित करने की तकनीक है सर मशीन लर्निंग। ओके, मतलब ये एआई का ही पार्ट होगा, जी ऐसा सर। है? आप अभी वर्तमान में एक अच्छे सम्मानित पद पर स्थापित हैं। बहुत जल्दी आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो आपको अच्छा वेतन भी प्राप्त होगा, अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होंगी, भत्ते भी प्राप्त होंगे, और सम्मान प्रतिष्ठा तो आपको अभी वर्तमान में भी मिल ही रही है। फिर आप एक प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाह रही हैं? मैम मेरा शुरू से ही सपना प्रशासनिक अधिकारी का था। शुरू से? कब से? जब से मैंने ग्रेजुएशन की थी और उसी के बाद से मैं इसके लिए प्रयास कर रही हूँ। अच्छा, कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैम मेरा सेकंड अटेम्प्ट और सेकंड इंटरव्यू है। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट और सेकंड जी इंटरव्यू मैम। है। पहले प्रयास में कहाँ कमी नजर आई आपको? मैम पहले प्रयास में मेंस में थोड़ा कम रहा था तो उस वजह से सर्विस अलॉट नहीं हो पाई, पर इस बार मैंने पूर्ण प्रयास किया है कि मैं उसमें भी बहुत अच्छा कर पाऊँ। यानी जिस वर्तमान पद पर आप कार्यरत हैं उस कार्य से आप खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं?
मैम मैं उस कार्य से संतुष्ट हूँ, लेकिन जो मेरी शुरू से जो मेरी महत्वाकांक्षा थी, जो मेरी इच्छा थी, वो इस सर्विस में आने की थी। और इसके सब मैम कुछ रीजंस है, जैसा कि एक तो ये सबसे प्रतिष्ठित सेवा है अपने राजस्थान की। दूसरा जो मेरा भी जो कार्य है वो थोड़ा सीमित है एक स्कूल से और सिर्फ बच्चों से, लेकिन अगर मैं इस फील्ड में आती हूँ तो मेरा दायरा बढ़ जाएगा और मैं और भी विभागों में कार्य कर सकूंगी और उनके लिए काम कर सकूंगी, और उसमें जन सामान्य की सेवा उसके करने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। मैम ये कुछ रीजंस है इसमें। आपकी महत्वाकांक्षा एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की थी, तो क्या आप ईमानदारी से अपने वर्तमान पद पर अपना कार्य निर्वहन कर रही हैं? जी मैम। अच्छा, चलिए ठीक है। कुछ विशेष परेशानियां आपने महसूस की अपने कार्यस्थल पर, अपने कार्य अनुभव में? मैम ऐसा विशेष परेशानी नहीं, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 1 साल ही हुआ है, तो उसमें मुझे ऐसा कोई विशेष क्या परेशानी नहीं आपके है। विद्यालय में शौचालय की और ये सुविधाएं समुचित रूप से स्थापित हैं? जी मैम, और जो थोड़ी जैसे जो सैनिटाइजर वगैरह उसका प्रॉब्लम था, तो अभी पिंक टॉयलेट की जो योजना चल रही है उससे वो भी खत्म हो गई है। ठीक है। आपके विद्यालय में कितने बालक और कितनी बालिकाएं हैं? मैम मेरा विद्यालय बालिका विद्यालय है और 250 स्ट्रेंथ है। 250 बालिकाएं हैं। आप अपनी कक्षा में बालिकाओं को पढ़ाने के अलावा अगर अभी प्रेरित करती हैं, तो विशेष रूप से आप उन्हें क्या समझाना चाहती हैं, क्या बताती हैं आप उन्हें? या स्वास्थ्य के विषय में, आर्थिक संबल के विषय में, महिला सशक्तिकरण के विषय में क्या विशेष रूप से आप उन्हें बताना चाहती हैं? मैम जैसा मैं मेरे विद्यालय में जाने के बाद मुझे लगा कि वहाँ पे लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो गांव में और वहाँ पे मैम उन्हें ये डर होता है कि हमें पढ़ाई से मतलब स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो मेरा मुख्य यही होता है कि मैं उन्हें इसके लिए प्रेरित करूं कि अगर उन्हें कोई फोर्स भी करे तो वो अपनी पढ़ाई के प्रति खुद जागरूक रहें। और साथ ही मैं उन्हें और भी हमारे जो इस विद्यालय की अध्यापिका हैं उनका भी एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि तो मैं उन्हें इस चीज़ का भी बताती हूँ कि हम सब भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हैं और उन्हें अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से करने के लिए प्रेरित करती हूँ। आप बालिकाओं को अभी प्रेरित कर रही हैं जल्दी विवाह ना करने के लिए। ऐसी परिस्थितियों में कोई बालिका जिसको आपने अभी प्रेरित किया और उसने विवाह की तैयारियों को छोड़कर विवाह के सेम डे सेम शाम को वो आपके घर आ गई कि मैम मुझे शादी नहीं करनी, मेरे माता पिता फोर्स कर रहे हैं, और उनके पीछे पीछे उनके माता पिता भी आ गए। बालिका की आयु 18 वर्ष है, 18 वर्ष वो पूर्ण कर चुकी है। अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मैम अगर वो 18 वर्ष है, लेकिन अगर वो हमारी स्कूल में पढ़ रही है तो वो 10th क्लास तक ही होगी। अच्छा। तो मैं उनके माता पिता को समझाने का प्रयास करूंगी कि अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, वो इस पढ़ाई को पूर्ण होने के बाद उसका विवाह करवा सकते हैं। और मैम मैं उन्हें खुद का भी एग्जाम्पल दूंगी कि मैं भी एक बालिका ही हूँ, अगर मैं ये पढ़ के बढ़ सकती हूँ तो उनकी बेटी भी ये जरूर कर सकती है। और मुझे आशा है कि वो जरूर समझेंगे, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते ही हैं। मान लो कि जब वो उनके पेरेंट्स आपके पास आए और आपने उनको समझाया भी, जी सर। और उनको ये लगा कि ये तो आप ही से इन्फ्लुएंस होकर आपके यहाँ भाग के आई और आपने इसको शरण दे के बहुत गलत काम कर दिया और आपके साथ मारपीट कर ले, जी सर। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गांव में है, ऐसे केस में इज्जत की भी बात हो जाती है। जी सर। और क्योंकि वो 18 साल की हो गई, लीगल एज भी 18 है और बारात भी आ चुकी है, तो उनकी तो नाक कट जाएगी माता पिता की। और माता पिता गांव के समाज के अंदर इज्जत आप जानती हैं, हमारी सोसाइटी इतनी नहीं है। तो मैं अगर शिक्षक होता तो मैं उनको थोड़ा ये कहता कि भाई इसकी शादी ठीक है, अब करा दो। उस बच्ची को भी समझाता कि तुम्हें माता पिता की बात को रखना चाहिए, भाई पहले करती तू, अब भाग के आई, ये तो ठीक नहीं है, समय अब थोड़ा डिले हो गया। और उनको माता पिता को भी मैं कन्विंस करता थोड़ा कि भाई ठीक है, इसको गोना बाद में कर दें। जी सर। क्या मेरा वाला विकल्प सही है, आपका वाला विकल्प सही है? सर मैं इसका एक मध्यम मार्ग सोचूंगी। चलो बताओ। कि पहले मैं उनको ना करने की समझाऊं, लेकिन अगर वो फिर भी उसके लिए कि गरीब माता पिता जी सर। जो बेचारे बोझ के ऊपर भी खर्च कर चुके हैं और समाज में उधारी भी चढ़ चुकी है उनकी, आपको लगता है कि बारात वाले दिन अंतिम समय पे आप मध्यम मार्ग निकालेंगे? सर ये अगर वो उचित मुझे रहेगा? ये समस्याएं बताते हैं तो मैं उनको ये कह सकती हूँ। गांव में बाल विवाह का मेन कारण यही है, आर्थिक तंगी होना। 3 बहन है एक साथ, छोटी बहन का भी शादी कर दो, गोना बाद में कर दो, क्या दिक्कत है?
तो क्या मेरा मार्ग सही है क्या? अभी भी आप सोच लेना। हाँ सर, आप सही है, लेकिन साथ में उसमें ये ऐड ऑन किया जा सकता है कि वो उसकी पढ़ाई ना छुड़वाए, होना बाद में कराए और उसको पढ़ने का पूरा मौका दिया जाए। क्या एक तरीका ये भी हो सकता, आप पुलिस को बुला दें, वो 18+ तो है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं हो सकता। अब यदि मान लो वो चाहती कि नहीं मैं तो शादी नहीं करूंगी, घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, जी सर। तो ऐसे में आप क्योंकि टीचर भी हैं और जागरूक भी हैं, तो पुलिस को नहीं बुलाएंगे क्या कि इसके साथ ये जबरदस्ती कर रहे हैं इसका विवाह? सर पुलिस बुलाने से पहले मैं उससे अनुमति लेना चाहूंगी जो बच्ची है, क्योंकि सर वो इतनी समझदार है कि उसे अपने माता पिता के खिलाफ इस हद तक जाना है या नहीं जाना, ये उसका निर्णय होना चाहिए। आपके साथ अगर मारपीट हो जाए तो क्या करेंगे? तो सर मैं कानूनी सहायता लूंगी उसके बाद। एक बंवरी देवी केस हुआ था राजस्थान में, सेम घटना थी ऐसी, जी सर। ध्यान में है क्या आपको? जी सर। उस केस के बाद में महिलाओं के लिए कुछ गाइडलाइन बने थे, वो गाइडलाइन क्या है? सर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया था, उसके द्वारा विशाखा गाइडलाइंस थी और उसी के आधार पर सर बाद में अधिनियम बनाया गया था कार्यस्थल पर यौन शोषण। क्या विषय इसकी विशेष बातें हैं, इस कानून की क्या क्या विशेष पॉइंट्स है बताएं। सर इसके तहत समिति का निर्माण किया जाएगा और आंतरिक शिकायत समिति और मतलब जो बाहर है, और उसके अंदर सर अगर और उसमें महिला जो मेंबर होगी, मतलब वहाँ की जो वरिष्ठ है वो उसकी हेड होगी और उसमें महिला मेंबर का होना आवश्यक है। अगर कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ सर कोई यौन शोषण होता है तो वो समिति में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और वहाँ का जो है मतलब उसके द्वारा उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। अगर वो आगे भी अगर किसी पुलिस में भी अपना करना चाहती है तो वो भी उनको दिया जाएगा और उनको सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी उसके। मान लो आपकी स्कूल में आप 3 शिक्षिका हैं महिलाएं जी सर। और बाकी पुरुष हैं 4-5। जी सर। एक आपकी सहकर्मी जो है वो आके कहती है कि प्रिंसिपल मेरे साथ गलत व्यवहार करता है और वो मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है लगातार, तो आपने इंटरनल कमेटी में कंप्लेन करेंगी या उसको कुछ और सलाह देंगी या क्या करेंगी, प्रिंसिपल से बात करेंगी? सर पहले मैं इसकी सत्यता की जांच करना चाहूंगी खुद के स्तर पर कि ये सच है या इसने झूठ आपको है। सबूत दिए हैं ऐसे जी कि सर। मेरे को ऐसे बुलाया, हालांकि कोई वो प्रूफ नहीं कर पा रही है कि भाई कोई ना तो कैमरा है वहां पे ना उसके पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो प्रूफ कर पाए, लेकिन एक महिला होने के नाते सामान्यतः महिला ऐसा झूठ तो नहीं बोलेगी और वो आपकी अच्छी दोस्त है जी सर। और वो रो रो के बता रही है आपको कि मैं सहन ही कर रही हूँ, बहुत हिम्मत करके आपको बताई हूँ। सर अगर मैं उस पर पूर्ण विश्वास करती हूँ तो मैं शिकायत का कदम उठाऊंगी। कहाँ से शिकायत करेंगी, पुलिस में करेंगी या वही इंटरनल जांच कमेटी में करेंगी? सर सबसे पहले मैं आंतरिक शिकायत समिति में करूंगी कि हमारी स्कूल में भी वो कमेटी बनी हुई है और उसके बाद जो भी आगे प्रोसेस होगा। ठीक है। अब बात थोड़ी ऐसा हो गया कि वो जो महिला है उस महिला ने आपको ये कहा कि प्रिंसिपल सर को आप तो बस इतना ही कर दो कि वो आगे ना करे, क्योंकि अगर ये बात पुलिस तक चलेगी तो मेरे पति को पता चलेगी तो मेरा संबंध खराब हो जाएगा, हो सकता है वो मेरे को तलाक दे दे, मेरे ऊपर वो तो वैसे ही कि तू पढ़ाने मत जा, नौकरी की क्या जरूरी है, बढ़िया बिजनेस है, घर पे बच्चों को संभाल। होता है ऐसा बहुत सारा समस्या महिलाओं के साथ। तो कह रही है कि देखो इन्होंने जो कर लिया उनको बस इतना कर दो कि हाँ पता चल गया किसी और को, ताकि वो आगे ना करें, थोड़ा डरा धमका दो। आप क्या एक्शन लेंगे? सर मुझे लगता है कि अगर उन्होंने एक के साथ किया है और अगर अभी उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हो नहीं, लेकिन सकता है कि बेचारी वो कल महिला अगली ये एक भी तो महिला कह भी रही है ना इसका उसका शिकार होगी। परिवार टूट जाएगा, उसके छोटे बच्चे हैं और संबंध उस पे तो महिलाओं पे तो बात ये होती है ना, चरित्र का और मुद्दा बना देते हैं, ये और बना देंगे, यही थी, ऐसे बोल देते हैं अपने समाज में। सर आजकल समाज की एक स्थिति बदली है, अब लेकिन ऐसे वो केस महिला में काफी। केस स्टडी में रहो ना, आप समाज की वास्तविक स्थिति में मत जाओ। ये महिला कह रही है कि देखो बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो मैं किसी को बताती ही नहीं हूँ, तो आप पे ट्रस्ट कर रही है। जी सर। सर मैं उसे समझाऊंगी और उसके पति को मैं समझा सकती हूँ इस बात को लेके, लेकिन सर अगर शिकायत नहीं करेंगे तो ये क्रम चलता रहेगा और महिला को ये सहन करना पड़ सकता है। सर तो आप कंप्लेन करेंगे उसके? सर मैं उसको आपने विश्वास में चलो लाके विश्वास कंप्लेंट दिलाया, करूंगी। उसने आपको मना किया था कि इस बात को आउट मत करना, जी सर। आपने आउट किया, वो महिला बदल गई, हो सकता है प्रिंसिपल ने पैसे दे दिए हो या उसके पति से कुछ उसको डर हो, कुछ भी हो, और वो कह रही है मेरे ऊपर तो कोई आरोप लगे ही नहीं, ये महिला झूठ बोल रही है, मतलब आप झूठ बोल रही है, अब आप क्या करोगी? सर इस स्थिति में तो उसका बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर जब भी कोई जांच होगी तो मैं उसे वापस ये समझाने की कोशिश करूंगी कि अगर आज वो भी एक महिला है, अगर अगली बार किसी महिला के साथ होता है
तो सर वो जरूर समझेगी, क्योंकि उसने उस पीड़ा को महसूस किया है। और मुझे लगता है कि अगर जब मैं उसे ये बात समझाऊंगी तो वो अपने बयान बदल सकती है। चलिए ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर।